नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। खरीकार में एक युवक को गोली लगी, मिली लाश, परिजनों ने बताया आत्महत्या। वैसे जताई जा रही है हत्या की आशंका, छानबीन में जुटी पुलिस। मरीज की मौत पर भगवानपुर के एक नर्सिंग होम में बवाल, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल छोड़ फरार हुए डॉक्टर और कर्मचारी। बैंकों की हड़ताल से जहां करोड़ों के कारोबारी हुए प्रभावित, वहीं ग्राहक हुए परेशान। निजीकरण के खिलाफ मंगलवार को बैंकों का कामकाज रहेगा ठप। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाने के कन्हौली मोहन सहनी टोला के बगीचे में खरीकार से सर्विस सेंटर संचालक मोहम्मद जावेद का शव मिलने पर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। किसी का कहना है कि उसकी हत्या हुई है, वहीं कुछ लोग आत्महत्या बता रहे हैं। सिर में गोली लगने से मोहम्मद जावेद की मौत हुई है। वह जेल चौक के पास मृतजा कॉम्प्लेक्स में सर्विस सेंटर चलाता था। जावेद के पिता मोहम्मद हकीम ने बताया कि जावेद इन दिनों गलत संगत में पड़कर गलत काम में संलिप्त था। अक्सर शराब भी पीता था। पिता से अक्सर उसका झगड़ा हो जाता था। घटनास्थल से पुलिस को वह हथियार नहीं मिला जिससे गोली चली। पुलिस ने पिता के बयान पर जावेद के आत्महत्या का केस दर्ज किया है। नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि जिस कार में जावेद का शव था, उसके सीट के पीछे वाले पॉकेट से पिस्तौल की 2 गोलियां भी मिली हैं। आशंका है कि हथियार लेकर जावेद के साथियों ने छिपा दिया हो। मोहम्मद हकीम ने बताया कि वह रविवार को शाम 6:30 बजे बैरिया में ऑटो चला रहा था। तभी जावेद का उन्हें कॉल आया। उनसे बस इतना ही कहा कि मम्मी का ख्याल रखिएगा। इसके बाद उसने कॉल काट दिया। रात 9:30 बजे घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया कि अब तक जावेद घर नहीं लौटा है। उसके 3 दोस्तों ने बताया कि जावेद उसे कार से लाकर मोहन सहनी टोला के पास उतार दिया और बोला कि बगीचे में जा रहा है। उसने दोस्तों से यह भी कहा था कि रात में किसी कार चलाने वाले को बगीचे में भेज दे। हकीम जब उस बगीचे में पहुंचा तो बेटे का शव कार में मिला। घटना घटा जो हम दुकान से आए 8 बजे आए तो हम फ़ोन किए लड़का को, तो फ़ोन उठाया नहीं मेरा। जब से 20 को मोबाइल किए, 20 को मोबाइल करने के बाद जब इस लड़का को कहिए बाबू तुम्हारा दोस्त है, थोड़ा फ़ोन करो तो कहाँ है वो, तो ये फ़ोन किया 2 मरते किया, इसका ही फ़ोन नहीं उठाया। तो हम चल गए अपना घर। हम अपना पत्नी कहे तुम्हारा लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा, तुम अपना मोबाइल से फ़ोन करो, तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है वो आया इसको ही आया तो इसको क्या बोला नहीं बोला ऊपर वाला जाने, हम नहीं जानते। लेकिन ये लड़का 15 मिनट के बाद 4 चक्का पर उला के ले आया गाड़ी से। 4 चक्का पर गाड़ी लेके लगा दिया। हमने गाछी में आया तो मेरा कोई नहीं बेटाया गाड़ी। इससे पूछा गया, बोला खजूरबन्नी में गाड़ी था, खजूरबन्नी में गाड़ी था। प्रशासन को कहना है, जब गए वहाँ खोजने के लिए तो दारू का बोतल और गिलास था। दारू का बोतल और गिलास जो हुआ था, उनका कहना है जो शूट अपने किए। लेकिन अपने जब शूट किया, हम मान रहे अपने शूट किए, तो मेरा पिस्तौल तो गाड़ी में गिरना चाहिए, या गोली मेरा गाड़ी का शीशा फूटना चाहिए, या कहीं पचकना चाहिए, खोली गिरना चाहिए गाड़ी में। लेकिन गाड़ी में कुछ नहीं है। क्या शक है आपको? शक इस बात का है जो हमने उसको कहे जो कहाँ है, तो ये बोला जो हमको नहीं मालूम। कि 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद तुमको कैसे मालूम हुआ जो वहाँ? शक क्या है? तीनों पर शक है आपको? शक तो तीनों पर है। क्या क्या नाम है तीनों का? एक का नाम है गुड्डू, एक का मंसूर, एक का अरमान। ये तीनों तो कौन है उसका दोस्त? तीनों दोस्त है। अच्छा, हाँ। इन लोग के साथ दारू भी पीता था? दारू तो पीता था ये लोग। क्या उस दिन पार्टी हुआ है रात में? पार्टी हुआ से सर, ये पार्टी हमें, लेकिन प्रशासन के कहना में 2 पॉइंट का क्वार्ट का बोतल वहाँ पर रखा हुआ था, 2-3 को गिलास था। तो बेटा क्या करता था आपका? सर्विसिंग करता था गाड़ी का। कहाँ पे? मुर्तुजा कैंपस। ये लोग उसके साथ में था तीनों लड़का उस समय? उस समय नहीं था, लेकिन हम आए ना तो डेड बॉडी पर था। तो पिस्टल बरामद हुआ? पिस्टल नहीं हुआ बरामद।
पिस्टल बरामद नहीं हुआ। गाड़ी में 2 गोली रखा हुआ है। गोली कहाँ पर मारा हुआ? गोली यहाँ पे मारा हुआ है। जो पुलिस शक जाहिर कर रही है कि अपने से मारा गया गोली, हाँ। कितनी सच्चाई लग रही है? हमको ये सच्चाई लग रही है, जब अपने से गोली मारता तो पिस्तौल तो मेरा गाड़ी में गिरा हुआ रहता। पिस्तौल नहीं मिला। पिस्तौल नहीं मिला। उसके बाद मेरा गाड़ी का शीशा फूटता या गाड़ी में खोली रहता, लेकिन गाड़ी में कुछ नहीं है। शक है कि वो लोग मारा गया है। शक तो यही है हमको। बीती रात एक युवक के सिर में गोली लगने की सूचना पर पुलिस उनका पोस्टमार्टम कराई है। पोस्टमार्टम करा दिया गया है। उसके बाद परिजनों के द्वारा जो लिखित रूप से दिया जाएगा उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्राइम सीन क्या है सर? क्राइम सीन यह है कि खजूरबन्नी जगह है, वहाँ पर सूचना मिली थी कि एक लड़का के सिर में गोली लगी हुई है। उसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया था। ये एक क्राइम सीन है। हथियार वगैरह बरामद है मौके से? हथियार की बरामदगी तो अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि हथियार की बरामदगी हो जाए। गोली नहीं मिला? ये तो थानाध्यक्ष के द्वारा पूछने पर बताया जाएगा कि क्या बरामदगी हुई या नहीं। तो हत्या या आत्महत्या, इसमें कंफ्यूजन है क्या? कुछ अभी तक पता चला? ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या है या आत्महत्या है। दाहिने तरफ सिर में गोली लगने की बात हुई है, जो अमूमन सुसाइडल केस में होता है, और परिजन के द्वारा बयान भी इसी संदर्भ में संभवतः दिया गया है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। भगवानपुर चौक स्थित एक नर्सिंग होम में सोमवार को भर्ती मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा है कि झूठा आश्वासन देकर मरीज को भर्ती किए रहे और स्थिति बिगड़ने पर मेडिकल रेफर कर दिया। नर्सिंग होम में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया गया। परिवार वालों का गुस्सा देखकर डॉक्टर समेत सभी कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग निकले। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, लोगों को समझाकर शांत कराया। पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया है कि पताही हरी गांव के 53 वर्षीय रामानंद पासवान को लीवर में सूजन और पीलिया की शिकायत पर गांव के ही एक दलाल ने अभिषेक हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती करा दिया। मृतक के पुत्र राजा कुमार ने बताया कि डॉक्टर ने 10 दिनों में स्वस्थ होने का आश्वासन दिया था। सोमवार को अचानक मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल के 2 कर्मी उठाकर लाए और एम्बुलेंस में रख दिया और मेडिकल ले जाने की बात कही। एसकेएमसीएच के डॉक्टरों ने मरीज को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार वाले शव लेकर नर्सिंग होम पहुंच गए और इलाज में लापरवाही बताने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सदर थाना के दरोगा राजेश यादव ने कहा कि लिखित आवेदन के बाद ही अस्पताल पर कोई कार्रवाई की जाएगी। बोला था मामूली सा घाव है लीवर में, हम पटना ले जाने वाले थे, लेकिन बोला नहीं 10 दिन में हम ठीक करके देंगे, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं 100% कि ठीक हो जाएगा। हम बोले सर अगर नहीं होगा तो आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम लेके जाएंगे पटना। बोला नहीं हम 10 दिन में खड़ा कर देंगे आपके पेशेंट को, 10 दिन में आप यहाँ से अच्छा पेशेंट ले जाइएगा। पापा को लीवर में घाव था और जॉन्डिस था। अच्छा, यही बोला था कि हम 10 दिन में ठीक कर देंगे। लाया कौन था यहाँ पे? यहाँ का स्टाफ था कोई, दलाल टाइप? यहाँ कोई स्टाफ था यहाँ का। अच्छा, कितना पैसा जमा करवाया था? यहाँ पे पहले अभी तक तो 25-20-30 हज़ार रुपया जमा करवा लिया। सुबह में बोला है कि पैसा जमा कीजिए, और अभी थोड़ा देर पहले जबरदस्ती एम्बुलेंस में कोच रहा था, खुद गया रोड पर से ऑटो लेके आया, और मेरा गार्जियन भी यहाँ पे नहीं था, जबरदस्ती भगा रहा था हमको। मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, जबरदस्ती ऑटो में लाद के बोल रहे थे नहीं मेडिकल ले जाओ। उसके बाद एम्बुलेंस में जबरदस्ती डॉक्टर खुद ठेल रहा था कि नहीं चलो मेडिकल लेके चलो, जबरदस्ती लेके जा रहा था। इलाज में लापरवाही हुआ है। अभी सुई के लिए छटपटा रहे थे, पेट में बहुत दर्द था। रात में यहाँ पे एक भी स्टाफ नहीं रहता है, कोई भी देखने के लिए रात में नहीं आता है। डॉक्टर सब कहाँ भाग गया? है सब भाग गया, कोई नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल छोड़ के? हाँ, सब हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया। क्या मांग कर रही हैं आप लोग? अभी न्याय चाहती हैं? हाँ, न्याय चाहते हैं। जैसे वो बोला था कि हम 10 दिन में आपका पेशेंट खड़ा करके दे, तो अभी मेरे पेशेंट ऐसा क्यों है, अभी खड़ा करके हमको दे वो पेशेंट। क्या नाम है जो डॉक्टर का इलाज हो रहा था, उसका नाम क्या नाम है? रमाशंकर राय, अभिषेक कुमार बोला था कि अभिषेक कुमार के नाम से है हॉस्पिटल, रमाशंकर राय है। अभी आधा घंटा पहले हम सदर थाना को सूचना मिली थी कि ये एक रामानंद पासवान है पताही हरी के, वो अभिषेक हेल्थ केयर में आज 5 तारीख के दिनांक 5/3 को भर्ती हुए थे, जिनको लीवर में कुछ समस्या थी। 5 तारीख से यहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा था
उनके जो बच्चे थे वो प्रॉपर देख रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंसली बोल रहे थे कि नहीं हम इसको ये ठीक करके छोड़ेंगे। उसके बाद आज आधा घंटा 1 घंटा पहले उनकी देहांत हो गई है। जी, क्या कह रहे हैं इन लोगों की बातें? वो बच्चे जो उनके परिजन है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये इलाज में लापरवाही के चलते उनका देहांत हुआ है। डॉक्टर क्या फरार है? डॉक्टर अभी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। और कहाँ भाग गया? लगता है कि भाग गया। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आगे कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, उसके बाद अरेस्टिंग होगी। पोस्टमार्टम अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं बॉडी। अस्पताल को फिलहाल क्या सील करेंगे, बंद करेंगे, क्या करेंगे? कोई है नहीं? वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम जो आगे की कार्रवाई करेंगे। निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंकों को 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन सोमवार को मुजफ्फरपुर के भी बैंकों में कामकाज ठप रहा। गोबरसही स्थित कनेरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और मिठनपुरा स्थित SBI के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बैंक कर्मियों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। बैंकों की हड़ताल से जहां करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ, वहीं ग्राहकों को काफी परेशानी हुई। संगठन के सदस्य कमलेश कुमार ने कहा कि बैंकों के निजीकरण को सफल नहीं होने देंगे। हमारे बैंक के 10 से 15 लाख कर्मचारी सभी लोग हड़ताल पर हैं। ये सरकार जो है सारे PSU को बेच देना चाहती है, जबकि हमारी बैंक पूरे बैंक मिल करके करीब 2,74,000 रुपये करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाती है। उसके बावजूद भी ये सरकार लगी हुई है कि किसी तरह इस पूरे संस्था को बेच दिया जाए, प्राइवेट हाथों में चल जाए, ये अंबानी अडानी अन्य लोगों के हाथ में चली जाए, ताकि सामान्य वर्ग के लोगों का शोषण हो सके। आज स्टेट बैंक या किसी भी सरकारी बैंक का मिनिमम अकाउंट बैलेंस 500 रुपया है, प्राइवेट हो जाएगा तो 5,000 रुपया कम से कम लगेगा। उसमें हर साल हर महीना में जो उसका शुल्क लगता है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस कटेगा। इसीलिए ये जो हड़ताल है ये हम कर रहे हैं सारे एम्प्लाई, लेकिन ये फ़ायदा पब्लिक को है। इससे सारे हमारे देशवासियों को फ़ायदा है। ये देशवासियों के आह्वान पर देशवासियों के लिए किया जा रहा है। इसमें बैंक का कोई ना वेतन बढ़ाने का मांग है, ना ही बैंक की अपनी कोई मांग है। सिर्फ इस देश को बचाने के लिए, ये पूरे संस्था को बचाने के लिए ये यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर पूरे संयुक्त रूप से ये हड़ताल किया गया है। ये हड़ताल 2 दिन का है, 15 और 16 मार्च को। ये हम लोग पूरे एकजुट होकर के पूरे ताकत से हम लोग इस सरकार की नीति का विरोध करते हैं कि हमारा जो पहले का जो व्यवस्था है वही बरकरार रहे, ये प्राइवेट नहीं। बिहार में पूर्व शराबबंदी लागू हुई, जहां एक तरफ शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर सरकार की ओर से एक कड़ा निर्देश दिया जा रहा है, वहीं विधानसभा में शराबबंदी को लेकर विपक्ष बार-बार आवाज उठा रहा है। इसके बावजूद भी शराब कारोबारी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। ताज़ा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र की है, जहां STF और QRT की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर विजय छपरा गांव से तकरीबन 377 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। विजय छपरा गांव के अलग अलग जगहों से लगभग 377 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार लोगों में विकास कुमार, मुन्ना कुमार, राजा कुमार, रंजीत कुमार, संजय शाह, उत्तर प्रदेश के ट्रक चालक मोर सलीम और खलासी खालिद चौटाला शामिल है। वहीं 2 कारोबारी राजा और कृष्ण भागने में सफल रहे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार लोगों के निशानदेही पर काटी थाना क्षेत्र से एक टैंकर, 2 कार, एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। मामले में सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि मुख्य कारोबारी की तलाश में छापेमारी चल रही है। सूचना पर ALTF की टीम और अहियापुर की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर शराब की बरामदगी हुई है और इसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो कंटेनर है उसमें एक हरियाणा का और एक यूपी का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा इस ऑपरेशन का अग्रिम कार्रवाई करते हुए आगे 2 4 व्हीलर और एक मोटर बाइक की भी बरामदगी हुई है और उस कंटेनर से जो शराब जहाँ वितरित किया गया था वहाँ भी रेड हमारा चल रहा है। वहाँ से भी जहाँ वितरित हुई है वहाँ भी शराब की बरामदगी हो रही है। तो पंचायत भवन से भी शराब बरामद हुआ है। पंचायत भवन से भी मिलने की सूचना है। शायद वो पुराना जर्जर अवस्था में कोई पंचायत भवन है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि वो किस हालात में है, उसका कस्टोडियन कौन है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। इस शराब मामले में सर एक जनप्रतिनिधि का भी बेटा उठा सामने आ रहा है। अभी उसमें महंगाई, बेरोजगारी और शराबबंदी फेल होने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर युवा राजद ने सोमवार को समानालय में जमकर प्रदर्शन किया।
युवा राजद के नेताओं ने कहा कि कमजोर और लाचार सरकार के खिलाफ 23 मार्च को विधानसभा में घेराव भी किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि जब तक डीजल, तेल, रसोई गैस, भ्रष्टाचार, शराब इन सभी चीजों पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक युवा राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे। धरना प्रदर्शन में युवा राजद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष नितेश यादव, प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर, प्रदेश महासचिव संजय केजरीवाल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। आज जिला समाहरणालय महाधरना स्थल पर आदरणीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, उनके निर्देशानुसार और युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहेब जी के आदेशानुसार आज एक दिवसीय महाधरना यहां पर तमाम युवा साथियों के द्वारा रखा गया है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में अभी महंगाई चरम सीमा पर है, जो शिक्षित युवा है वो बेरोजगार है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, जिसको आप कहने की जरूरत नहीं है। आए दिन प्रतिदिन बिहार में हर जिले में हत्या हो रही है और जो शिक्षा की व्यवस्था है पूरी तरीके से बिहार में चौपट हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम जो मुजफ्फरपुर के युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी हैं, उन तमाम साथियों को लेकर आज यहाँ पर एक दिवसीय महाधरना दी जा रही है। पिछले 15 साल से नीतीश की सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत, जिस समय यूपीए की सरकार थी तो कहा जाता था कि 163 रुपये बैरल, जब विदेश में प्रति बैरल रेट हुआ करता था तो 60 रुपये पेट्रोल का रेट हुआ करता था। आज 55 रुपया से 75 रुपया के बीच में प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट है, तो 100 रुपया का आंकड़ा है। गैस सिलेंडर कहने को एनडीए सरकार बेवकूफ बनाती है हमारी माता बहनों को कि सिलेंडर मुफ्त दे दिए, उसके बाद 1000 रुपये का सिलेंडर कहां से वो गरीब महिला लेके आवेगी। इन तमाम मुद्दे, भ्रष्टाचार की तो कहानी का अब सीमा ही खत्म हो चुका है। जहां तक सवाल है कि आप देख लीजिए, हर मोर्चे पर कोरोना काल आया, आपने देखा स्वास्थ्य व्यवस्था फेल, शिक्षा व्यवस्था फेल, हर चीज में बिहार नीचे से नंबर 1। इन तमाम मुद्दों को लेके आप देख रहे होंगे हमारे नेता हमेशा युवा दिलों की धड़कन आदरणीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश जी थक गए हैं। नतीजा आप देख लिए होंगे, 5 महीना के अंदर में 16 बार उनका ब्लड प्रेशर विधानसभा में हाई हो चुका है। युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का धरना का मुख्य उद्देश्य है थके हारे और बेबस लाचार मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, ये सरकार को जैसे कि बर्खास्त करे और थके हारे इंसान जो कुछ युवाओं, छात्र, नौजवान सभी के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग सरकार के गिरा करके ही दम लेंगे। इसीलिए आज पूरे जिला मुख्यालय पर धरना हो रही है और इसी कड़ी को 23 मार्च को युवा राष्ट्रीय जनता दल का बिहार विधानसभा घेराव होने का काम है। शहर के 3 कचरा प्रबंधन केंद्रों में तैयार हो रही जैविक खाद के लिए नगर निगम को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इससे उत्पादन पर असर पड़ रहा है। खरीदार नहीं होने से 3 केंद्रों में तैयार खाद लगातार डंप हो रहे हैं। अधिक दिनों तक डंप और नमी खत्म होने से क्वालिटी प्रभावित हो रही है। खाद के खरीदार नहीं मिलने से कचरा प्रबंधन में भी बाधा आ रही है। हाल में ही होने वाले स्वच्छता संरक्षण के बावजूद निगम प्रशासन खाद के लिए बाजार विकसित नहीं कर पा रही है, जबकि कचरा प्रबंधन केंद्र की स्थिति के आधार पर भी स्वच्छता संरक्षण में रैंकिंग तय की जाती है। चंदवारा, सिकंदरपुर व कंपनी बाग स्थित तीनों प्रबंधन केंद्रों में प्रतिदिन करीब 8 टन गीला कचरा पहुंच रहा है। इससे 2 टन खाद ही तैयार हो सकता है, लेकिन सप्लाई चेन विकसित नहीं होने के कारण तीनों केंद्रों पर प्रतिदिन महज 6 क्विंटल खाद का उत्पादन हो रहा है। स्थिति यह है कि चंदवारा के सभी 90, सिकंदरपुर के 57 और कंपनी बाग के 40 पीट कचरे से भरे हैं। 20 टिपर के अलावा ठेलों से गीला कचरा पीट पे भेजा जाता है। जैविक खाद की बिक्री के लिए रणनीति नहीं बनाई जाने से कचरा प्रबंधन केंद्रों की उपयोगिता घटती जा रही है। खाद को किसान और गांव तक पहुंचाने के लिए पहल नहीं हो पा रही है। इससे कचरा प्रबंधन केंद्रों में उत्पादन को लेकर संकट बना रहता है। शहर और आसपास के कुछ लोग ही कंपनी बाग पहुंचकर खाद की खरीदारी कर पा रहे हैं। केंद्र के कर्मी उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्केटिंग तंत्र विकसित करने की मांग उठाते रहते हैं। गांव तक खाद पहुंचाने से केंद्रों की उपयोगिता बढ़ सकती है। खाद की बिक्री की व्यवस्था केवल कंपनी बाग स्थित केंद्र में ही की गई है। जी, गीला कचरा के प्रसंस्करण से मुजफ्फरपुर नगर निगम में 3 टन खाद प्रतिदिन का हमारा प्रोडक्शन है। अभी
फ़िलहाल हम लोगों के हमने एग्रीमेंट किया है बाहरी कंपनी से जो हमारा कंपोस्ट ले जाएगी, परंतु हमको मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के अंदर उसके खरीदार कम मिल रहे हैं, तो उसको लोकल बनाने के हेतु हम लोग मार्केटिंग और प्रचार प्रसार करेंगे ताकि हमारा खाद बाहर ही नहीं जाए और शहर के अंदर भी उपयोग हो। किसानों के लिए उपयोगी है, उसके बावजूद अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जबकि जैविक खाद से ज़्यादा अच्छा होगी खेती। जी, इसके लिए प्रोत्साहन, उनको जानकारी और प्रोत्साहन की आवश्यकता है और हम लोग कृषि विभाग और पर्यावरण विभाग से समन्वय करेंगे और उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ज़रूर। वेतन बढ़ोतरी समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने काम ठप कर दिया है। मुजफ्फरपुर में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सोमवार को सभी कर्मियों ने समाहरणालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हम सभी कार्यपालक सहायक मुजफ्फरपुर जिला, सभी प्रखंड में काम करने वाले पंचायती राज, आरटीपीएस काउंटर, मनरेगा, आईएवाई, ये सभी लोग यहाँ आज उपस्थित है धरना स्थल पर। सरकार से हमारी मांगों को पूर्ण नहीं की जा रही है। हमारी मांगे यही है कि हमारी नियमितीकरण करे। सरकार आए दिन प्रतिदिन पत्र निर्गत करके हम लोगों को डराने का काम कर रही है। सरकार कह रही है कि आप अपनी दक्षता परीक्षा दो, जबकि हम लोग परीक्षा देकर ही इस कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत है। इसी के विरोध में आज हम लोग 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरेंगी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इससे भी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सोमवार को सिया धर्म वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ परिवाद दायर हुआ। इस मामले में परिवादी एम राजू नैयर ने बताया कि इस्लाम धर्म के कुछ आयतों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया था, जो कि इस्लाम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। परिवादी ने देश की प्रेम और अन्य धर्म को लेकर ही इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कहे जाने वाली कुरान की आयतों को हटाने की बात कहकर देश में इस्लाम धर्म के खिलाफ में गलत संदेश देने का उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है और इसके खिलाफ में परिवाद को दायर कराया गया है। जी, आज हमने मुजफ्फरपुर माननीय सीजीएम साहब में एक परिवार दायर किया है। उसका उद्देश्य ये है कि वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो पूर्व में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और उसने जो पूरे हिंदुस्तान को ऐसा बयान देकर पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करने का बयान दिया है। जो हमारा ग्रंथ, जो आसमानी किताब कुरान, जो ईश्वर ने उसे भेजा है यहाँ पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में, और वो कोई ना लिखा है ना उसको कोई राइटर है, लेकिन उसके बारे में वसीम रिजवी ने वो ऐसा बयान दिया है कि उसमें 26 आयतें को डिलीट करने के लिए, निरस्त करने के लिए उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया है। उसी को हम लोगों की आज भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आज काम उसने किया है और पूरे विश्व में ये पूरा विरोध हो रहा है। इसलिए आज हम आहत पहुंचा हम लोगों को मुजफ्फरपुर में, तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर कोर्ट में एक केस कर दिया वसीम रिजवी के खिलाफ कि ऐसे क्रूरता और ऐसे देशद्रोही को इस देश में रहने का हक नहीं है, जो ऑलरेडी पूरी तौर से हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को तोड़ने का काम का बयान देता है। लगातार मीडिया में ऐसा बयान देके ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को हम लोगों ने मांग किया सीजीएम साहब से कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो। कि एम राजू नैयर के तरफ से एक मुकदमा न्यायालय में लाया गया है। वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पूर्व में थे, लेकिन इन्होंने जो बयानबाजी किया उसमें धाराएं हैं मुख्य रूप से जो 295, 124, 420, 120 भी आईपीसी के तहत, और कुरान के विषय में जो उन्होंने बेवजह जो बात कही है तो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से जुर्म है और उनके ऊपर समन लिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। अगली सुनवाई 19 तारीख को संभवतः रखेंगे। सीजीएम साहब से आग्रह किया है हम लोगों ने। अब देखिए अगली सुनवाई 19 को होती है। किन सब धाराओं में दर्ज करेंगे? यह 295 है, 124, 420, 120 भी आईपीसी के तहत दर्ज कर लिया गया।
सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर स्थित बीपीसीएल के बोटिंग प्लांट परिसर में सोमवार की सुबह आक्रोशित टैंकर चालकों ने मुख्य गेट को घंटों जाम कर जमकर हंगामा किया। साथ ही चालक और खलासी की सुरक्षा देने की मांग स्थानीय बोटिंग प्रशासन से की। चालकों ने बताया कि रविवार की शाम पूर्वी चंपारण के चकिया के पास डिपो में ट्रक खाली करने के बाद चालान मांगा तो डिपो के कर्मियों ने चालक और खलासी को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। बता दें कि दूसरे जगहों पर ट्रक चालकों की लगातार पिटाई हो रही है, इससे भारी आक्रोश है। हम लोग गाड़ी लेके गए गाड़ी बीपी चकिया में सर, वहाँ पे गाड़ी का जो डिप डप होता है, जो अंदर से मिलता है डिप, हम लोग को वही अनुसार वहाँ डिप हो गया। ओके सर, हम लोग खाली कर दिए। उसके बाद हमको 4 बजे वहाँ गए हैं पूछने कि सर मेरा चलान, तो बोले वो कि हम साहब से बात करके फिर हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम लोग सर आके गाड़ी में बैठ गए। शाम में एक उनका दूसरा मैनेजर आया, दूसरा शिप वाले प्रेम प्रकाश नाम का, अमित प्रकाश नाम का, वो हमको क्या बोले कि अभी नहीं मिलेगा, सुबह तक इंतज़ार करो। हम कि ठीक है सर, जाके बैठ गए। उसके बाद हम फिर गए कि सर अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, तो हमको बैठा के सर दोनों आदमी को पीटना शुरू कर दिए। वो बोले पूरा गाली गलम दिए, पूरा धूत थे नशे में। बोले माधर तो तुम कैसे माल बेच दिया मेरा। हम कि सर जो गाड़ी कंपनी डिप दी है वो हमने आपको डिप दिया, फिर भी वो नहीं माने। दोनों आदमी को पकड़ के वहाँ पीटे, हमको भी पूरा मारे हैं, देखिए सर यहाँ पे। उसके बाद खलासी को आग लगा रहे थे शरीर में, ठीक ना। उसके बाद सर इसको पेट में जूता, जो सोल वाला जूता होता है, ये जूता से मार के ये पूरा पेट पे मारा है, ठीक ना। उसके बाद मेरा सर यहाँ देखिए सर फोड़ दिया है, और रेलवे लाइन पे दोनों आदमी को ले आता है कि इसको जान मार देंगे, हम 2 की केस लड़ लेंगे, ऐसा तक उन्होंने बयान दिया। क्या कारण बताया जा रहा है? सर कारण बता रहा है कि हम सब कुछ होके होते हुए हमको बोल रहे हैं कि तुम तेल बेच के आया है। सर वहाँ पे हम लोग गए थे गाड़ी खाली करने, और गाड़ी खाली कर लिए। उसके बाद बोला तुम कहाँ आया? हम बोले हम खलासी इधर से आए। सबसे पहले हम ही को लेके पीटने लगे। उसके बाद इनको गाड़ी में उतार के ले गए और इनको रूम बंद करके मारा है, हमको पिलर में बांध दिया। उसके बाद रेलवे गुमटी पे लेके आया था चलाने के लिए। दारू फुल पी लेता, दारू मांग भी रहा था। फिर आने के वक्त भी दारू मांग रहा था कि तुम दारू लेके आओ पीने के लिए, गाड़ी में दारू का पैसा लो। गाड़ी में चल रहे थे चलान लेके, तो पैसा मोबाइल सब छीन लिया सर वहाँ पे। यही है सर कि परसों रात में गाड़ी लोड हुई है 8:30 बजे के करीब में। गाड़ी सुबह है सो 7 बजे के करीब में गाड़ी पहुंचा दिया गया है बीबी चकिया पर। उसके बाद है शाम तक ये गाड़ी का ना डिप लिया गया ना खाली किया गया। शाम में जब हम 11 बजे है से यहाँ डिपो में इन्फॉर्म किए कि भाई हमारा गाड़ी पहुँच गई है, लेकिन गाड़ी खाली नहीं किया। जब इन्फॉर्म हम यहाँ किए तो यहाँ के ऑफिसर लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। लास्टली है से वो लोग शाम में गाड़ी बिना पूछे हुए खाली कर दिया। वहाँ बताया भी गया, जिसका रिकॉर्डिंग है हमारे मोबाइल में, वो बोले कि आपका गाड़ी सब सही है, आपका ड्राइवर भी सही है, लेकिन आप यहाँ गाड़ी क्यों भेजे, आप यहाँ गाड़ी क्यों भेजे। और फुल नशा में होके हम लोग को है से, मेरे ड्राइवर और मेरे खलासी दोनों को है से बेरहमी की तरह पीटा है, जान लेने का कोशिश किया है। एक बार है से डीजल है से डालकर जलाने का भी कोशिश किया गया है, लाइटर से इसका दाढ़ी भी है सो जला दिया है। इसका है से मेरे ड्राइवर का देखिए सर यहाँ सर भी फटा हुआ है, बट से मारा है, रिवॉल्वर के बट से मारा है, कान भी फटा हुआ है, पीठ में भी सर चोट है, इसको उठा बैठा नहीं हो रहा है। हम दूसरा ड्राइवर भेज के वहाँ से गाड़ी मंगवाया है। अमित प्रकाश नाम का मैनेजर है जो नशा में धूत होकर ये सब घटना को अंजाम दिया। नाम क्या हुआ? हम लाख डिपो इंचार्ज को फोन किए 11 बजे 11:30 बजे रात में, लेकिन यहाँ डिपो का एक भी पदाधिकारी मेरा मोबाइल उठाया नहीं, ना कोई रिस्पॉन्स लिया, जिसके वजह से हम लोग को खुद जाना पड़ा वहाँ एक दूसरा ड्राइवर लेके। तब वहाँ से गाड़ी हम लोग वहाँ से लेके आए हैं। मेरा चालान भी ओके है, हम लोग कहीं से दोषी भी नहीं है। टोटल गाड़ी भी चेक हो गई है, टोटल घटना कैमरा के नज़र में हुआ है, जो हम के कैमरा में कैद है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, वो सब भी हम डिपो इंचार्ज को दे चुके हैं। अब आगे का कार्रवाई किया जाए, गरीब आदमी को इंसाफ मिला जाए। मोबाइल क्या गाड़ी का ड्राइवर को है से मारने के बाद है सो ड्राइवर का टोटल ID प्रूफ, खलासी का ID प्रूफ छीन लिया गया, लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड जो ड्राइवर के पास था, 4000 कैश था ड्राइवर खलासी के पास, वो सब छीन लिया गया। और तरह तरह का धमकी दिया है कि मालिक तुम्हारा क्या है, तुम्हारे मालिक से मेरा मालिक ज़्यादा बड़ा है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, गलत तरह का बयानबाजी किया है। और इन लोग को है से मारा पीटा है, वो तो कहने लायक है नहीं, वो सब आप लोग के समक्ष देखा जा रहा है, जो सारे आदमी लोग देख रहे हैं। सोमवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आगजनी से बचाव को लेकर वार्ड पार्षद और व्यवसायियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान कोरोना काल में आग से बचाव को लेकर किए गए कार्यों को लेकर
दमकल कर्मियों को फूल और अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। एडिशनल एसपी विजय शंकर सिंह ने बताया कि फायर फाइटर और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। वहीं जिला कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि गर्मी आने वाली है, इससे अगलगी की घटनाओं में वृद्धि होगी। इसे लेकर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अग्निशमन विभाग के द्वारा ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन का उद्देश्य है कि गर्मी के मौसम में जब अगलगी की घटनाएं बढ़ती हैं तो उससे संबंधित जो आम जनता है उसको जागरूक किया जा सके, तथा बिहार सरकार के द्वारा फायर से रिलेटेड जो नए नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं उन सबों का डेमोन्स्ट्रेशन करके प्रैक्टिकली यहाँ के वार्ड पार्षद और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखा के समझाया जा सके कि किस तरह से फायर विभाग जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। इस संबंधित में सभी यहाँ के जनता के प्रतिनिधि और फायर विभाग के कमांडेंट, उनके इंस्पेक्टर और सभी टीम आ करके यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है। आप लोग सारे इक्विपमेंट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। सबके बारे में डिटेल्स भी यहाँ पर बताई गई हैं और ये कोशिश रहेगा कि मुजफ्फरपुर ज़िले के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर इस तरह की कोई घटना ना हो और आगे चल करके इस पे और भी कार्यशालाएं अलग अलग जगहों पर किया जाए। हम लोग अभी आगामी अग्नि के जो समय आने वाले हैं इसको लेकर के हमारे विभाग अग्निशमन विभाग के जो मुख्यालय है उसके माध्यम से हमें ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। विभिन्न माध्यमों से मॉक ड्रिल करते हुए, नुक्कड़ नाटक करते हुए, कार्यशाला करते हुए, उसी कड़ी में हमने कल नुक्कड़ नाटक 3 जगह पे किया था और आज हमने शहरी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यावसायिक प्रतिष्ठान के जो भी प्रतिष्ठान वहाँ के उनके माध्यम से जागरूकता फैलाने के शहरी क्षेत्र में जो आगजनी की घटना होती है उनसे जागरूकता कैसे हम लोग बचें, कम समय में हम लोग कैसे अपने उसके जगह पे पहुँचें, इस संबंध में हमने विस्तृत चर्चा कार्यशाला का आयोजन किया है। स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी मनीराम सिंह के 15वीं पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, स्वतंत्रता सेनानी परमेश्वरी देवी, अंजनी कुमार पाठक सहित अन्य सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, साथ ही उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महान समाज सेवी स्वर्गीय मनीराम सिंह जी की आज 15वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2006 में महामानव का निधन हुआ था। उसके बाद से नागरिक मोर्चा द्वारा प्रत्येक वर्ष उनके पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। आज मनीराम बाबू का नहीं रहना बहुत ही कमी महसूस हो रहा है पूरे शहर को। कांग्रेस पार्टी अपने पूर्वजों को भुला गई है। जिस पार्टी के अध्यक्ष रहे मनीराम बाबू और तन मन धन से पार्टी और समाज के लिए समर्पित रहे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उनका नाम लेने की भी आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है। नागरिक मोर्चा उनके पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष उनके स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनकी धर्मपत्नी माननीय परमेश्वरी देवी जी स्वर्गीय मनीराम सिंह जी के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए संकल्पित है और मनीराम बाबू के नहीं रहने के बाद सामाजिक कार्यों में काफी बढ़ चढ़कर परम आदरणीय परमेश्वरी देवी जी नागरिक मोर्चा के माध्यम से समाज और राष्ट्र दीन दुखियों की सेवा में लगी रहती हैं। आज भी अपने पतिदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माननीय परमेश्वरी देवी जी, उनके नाती रवि सिंह जी, इसलिए मनीराम बाबू जैसे लोग बहुत कम ही बिरले धरती पर आते हैं जो समाज के लिए समर्पित जीवन, शोषित पीड़ित दीन दुखियों की सेवा में उनका जीवन समर्पित था। आज के दिन हम लोग एक साथ जुट करके उनको याद कर रहे हैं। हमारा बहुत दोनों आदमी का इतना प्रेम रहता था, नजर से नहीं हटने देते थे। उनके जाने के बाद 2 लड़की हमको एकदम तंग करके मारी हुई है और इतना अपना माँ के इकलौते बेटे थे, इतना शौकीन थे, खाने में पहनने में सब चीज में आगे रहते थे।
किसी के यहाँ भी कोई काम पड़े तो आकर रहते थे। किसी का झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, केस मुकदमा हो जाए, सब सलटवा देते थे। कभी आज तक उनको कोई आदमी नहीं बोला हाँ मनीराम बाबू ऐसे हैं। और राम सरजीवन ठाकुर जी तो एकदम सटे ही रहते थे उनको। रघुनाथ पांडे जी के यहाँ तो उनका खुला प्रोग्राम था एकदम, हम दोनों आदमी से एक साथ जाते थे। वो अपना ईमान पर इतना चले कि कभी कोई माई का लाल उनको कह नहीं सकता है कि वो किसी से घूस लिया हो। या अब तो लम्बा लम्बा लोग कुर्ता पहनते हैं उजला और आगे बढ़ जाते हैं कि हम भी राजनीति करते हैं। कांग्रेस में जितना दिन हो रहे हैं, जिंदगी भर हमारा पुरानी पीढ़ी 7 पीढ़ी बीत गई कांग्रेसे में हम लोग रहे हैं, अभी भी वही कांग्रेसे में हैं। इसलिए कि मेरे पति जितना ईमानदार थे उतना ही उनके साथ एक घर में ही आदमी कर लेता है, गड़बड़ सड़बड़ तो कभी भुला नहीं सकते हैं। पर हमारा बाल बच्चा तो बिलल्ला हो गया उनके बिना। अभी तो कम से कम इतना दिन वो जिंदे रहते तो हम लोग को अब बुझाया कि ज़िंदगी क्या है, इतना दिन नहीं बुझाया। इसलिए कि मैं मेरे पति को कभी भूल नहीं सकती, उनको जहाँ भी है सुरगा का पास। कंपनी बाग स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन सोमवार को जिलाधिकारी सह रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष प्रणव कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के कैंपस में परिजात का पौधा भी लगाया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेड क्रॉस के काउंटर का उद्घाटन किया गया। नया काउंटर खोला गया है, रजिस्ट्रेशन काउंटर, उसका उद्घाटन किया गया। साथ ही वृक्ष आरोपण किया गया और रेड क्रॉस के कार्यकलाप से अवगत हुए। आगे 18 तारीख को जिलाधिकारी महोदय सब प्रेसिडेंट रेड क्रॉस उनके साथ कार्यकारिणी का बैठक है, उसमें हम लोग अपना विचार रखेंगे। उनसे भी रेड क्रॉस के बारे में जानकारी लिए हैं और बहुत मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस के लिए उपयोगी साबित होगा। जिलाधिकारी सब प्रेसिडेंट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।